राइजिंग राजस्थान में ग्रीन एनर्जी एक शब्द आया था और उस पे बड़ा काम भी हुआ था और बड़े-बड़े एमओयू हुए, करोड़ों रुपए के एमओयू राजस्थान सरकार ने ग्रीन एनर्जी के नाम पे किए। पश्चिमी राजस्थान की बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर का वो एरिया है जहाँ पे बड़े-बड़े सोलर प्लांट लग रहे हैं। करीबन 1400 1200 मेगावाट बिजली का यहाँ उत्पादन भी हो रहा है। करीब 100 से करीब ऊपर प्लांट लग भी चुके हैं, कुछ क्रियान्वित भी हैं। इन प्लांटों को ग्रीन एनर्जी का नाम दिया गया है, लेकिन इन प्लांटों का भविष्य में क्या दुष्परिणाम हो सकता है, वर्तमान में क्या दुष्परिणाम हो सकता है, इन सभी बातों को लेकर हम एमजीयूस के जो विभागाध्यक्ष है पर्यावरण विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी जी, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से इनके प्रभाव है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ग्रीन एनर्जी, बड़ा प्लांट, मतलब बड़ी जमीन ली जा रही है, इसका कितना फायदा है, कितना दुष्परिणाम है, आप पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष है, आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, विकास के नाम पे हमें सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। एनर्जी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है हमारा, लेकिन हमें अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना है। हमें किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी स्कीम को लॉन्च करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है। और इसके लिए परंपराएं रही है, जब भी कोई हाइडल प्रोजेक्ट नया लगा है, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई नया एयरपोर्ट बनाया है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया हमने डेवलप किया है, तो हमने पहले एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया है उसका, उसके ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं, उसके ऊपर रिसर्च स्टडी की जाती है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में पर्यावरण पे क्या पड़ेगा। और मिनिस्ट्री का ये मैंडेटरी है, एक्ट बने हुए हैं इसके ऊपर। जैसे के एन एनर्जी ने बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी का काम शुरू किया था, तो उसका ये करना पड़ा था। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं उस टाइम पे वो काम कर पाया था, और उसके बाद ही वो प्लांट लगा और उनसे मैनेजमेंट की रिकमेंडेशंस लेते लेते हमने सारा काम किया। इसी तरह से सोलर को ग्रीन एनर्जी का टाइटल दे दिया, या विंड टर्बाइन लगने के बाद विंड एनर्जी को ग्रीन एनर्जी का टाइटल देने के बाद इसमें एनवायरमेंट ऑडिट सिंसियरली या सीरियसली नहीं की जाती, जिसकी उतनी ही जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। अगर देखा जाए तो सोलर लगाने का सबसे बड़ा जो हाउस होल्ड पे आप लगाओ, हम उसको प्रमोट करवाना चाहते हैं। जो लैंड का एक्विजिशन हो रहा है, आप पहले उस लैंड का लैंड यूज तो देखिए कि आज उस 500 हेक्टेयर जमीन पे क्या चल रहा है। वहां पे खेती कितनी हो रही है, बारानी खेती है या ट्यूबवेल खेती है या कैनाल की खेती है, वो कमांड एरिया नहीं है, ये आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा पूरे साल भर वहां पे क्या क्या प्रोडक्शन, क्या क्या हॉर्टिकल्चर, क्या क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ रहे हैं, कितना लाइव स्टॉक वहां पे ग्रेज कर रहा है, कितना हमें वहां से केयर मिल रहा है, कितनी सांगरी मिल रही है, कितना कुमटिया मिल रहा है, कितनी काचरी मिल रही है, कितने भेड़ बकरी, कितने वन्य जीव, कितने बर्ड्स, कितने मैमल्स, कितने रेप्टाइल्स आज उस जमीन पे चराई कर रहे हैं, उनके घोंसले बने हुए हैं, उनकी कॉलोनी बनी हुई है। ये देखे बिना हमने पेड़ काटने शुरू कर दिए, क्योंकि सोलर प्लेटें लगाने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। उनको पहले जमीन को लेवल करना पड़ेगा, फिर लोहे के पाइप की स्टैंड बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर प्लेटें लगा रहे हैं। मैं चूंकि पिछले 10 साल से यहीं रह रहा हूँ मुरलीधर में, और मेरे जो कई किराएदार हैं वो भी महिंद्रा कंपनी के, अलग अलग सोलर कंपनी के इंजीनियर यहाँ लगे थे, तो उन्होंने बताया साहब जब हम सोलर प्लेट लगाते हैं थार डेजर्ट में तो हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 45 प्लस टेम्परेचर अगर जाता है, 50 प्लस भी चला जाता है कई बार, तो ये होता है प्लेटें जलने के चांस हो जाते हैं। तो हम पीछे उसमें, जैसे ये सोलर प्लेट है तो इसके पीछे पानी की पाइपलाइन लगी रहती है, जैसे बर्फ फैक्ट्री में ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर 45 प्लस जाता है, इसके पीछे पानी रन करते हैं। वो पानी प्लस जो पानी आपको प्लेटों को सुबह शाम साफ करने के लिए, क्योंकि थार डेजर्ट में मिट्टी तो कॉमन सी चीज है, हवाओं के साथ धोरों की मिट्टी आती है, और प्लेटों का मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी वो प्लेटों को साफ करते हैं। वो पानी का रिक्वायरमेंट कहाँ से लाओगे? थार डेजर्ट में पानी बहुत स्कैर्स रिसोर्स है। एक हमने एक स्टडी की थी, छानी खारी चारणान एक गांव है यहाँ पे पास में, 2014 की सैटेलाइट इमेज देखी, जिसमें उस गांव के आसपास की 100 किलोमीटर रेडियस में हमें 120 वाटर बॉडी नजर आ रही है। सैटेलाइट इमेज है मई 2014 की। मई 2022 में वो सिर्फ 15 वाटर बॉडी नजर आ रही है। 90% वाटर बॉडीज खत्म हो गई वहां की, उनमें पानी नहीं है। सेम टाइम, सेम ईयर, सेम मंथ में सैटेलाइट इमेज लिया गया है। तो इतना सटीक साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास में है, तो हमें इसको रिव्यू करने की बहुत जरूरत है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जिस तरह से आज हम इन जमीनों को बिना उनका एनवायरमेंट ऑडिट किए, बिना उनका लैंड यूज देखे, आप और हम, बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, कोविड आपने और हमने सबने देखा, 2 महीने का लॉकडाउन था, भाई भाई से मिलने नहीं जा सकता। क्या उस 2 महीने में आप किसी को भी दूध, दही, घी, छाछ की कमी आई?
ये सारा फॉडर हमारे लाइव स्टॉक को कहाँ से मिला? इन्हीं परंपरागत स्रोतों से मिला। हमारी जो ओरन की परंपराएं हैं, हमारी जो पड़त की जमीन है, जो हमारी खेती करने के तरीके हैं, जिसमें हम खेती के बाद चराई के लिए छोड़ दिया करते हैं या बीड़ा छोड़ देते हैं, आधी जमीन में खेती करते हैं, आधी जमीन में हमारा पैस्चर लैंड। और हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट जो है एग्रीकल्चर नहीं है थार डेजर्ट में। हमारा जो मेन इकोनॉमी का सोर्स है, जो ईयर राउंड चलता है, वो है लाइव स्टॉक। जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट हमारा पालन है, वो सबसे बड़ा हमारा बैकअप सपोर्ट है। उसने हमें कोविड में भी सपोर्ट किया और हमारे बुजुर्ग हमसे ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने ये परंपराएं सालों पहले, हजारों साल पहले तैयार कर रखी थी और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर बेर मिनिमम आया। कोविड में राजस्थान की बात करें, थार डेजर्ट की बात करें, तो सबसे अच्छी रिकवरी रेट थी और सबसे कम डेथ रेट थी हमारी। और उसकी वजह, जो हमें फूड और न्यूट्रिएंट मिलता है थार मरुस्थल की जैव विविधता से, जिसमें कैर हो गया, कुमटिया हो गया, सांगरी हो गया, ग्वारफली हो गया, काचरी हो गया और कई तरह के हर्बल और मेडिसिनल प्लांट, कई प्लांट्स के गोंद मिलते हैं हमको। ये हमारी इम्यूनिटी को बचा के रखते हैं और हमारे लाइफ स्टॉक को सर्वाइव करवाते हैं। करोड़ों लाइफ स्टॉक है, करोड़ों वाइल्ड एनिमल्स है, इंक्लूडिंग हनी बीज एंड बटरफ्लाइज। तो सोलर प्लेट लगाने से पहले अगर आप पहले तो पेड़ काट रहे हो, जिसका सीधा सीधा नुकसान वहां की जैव विविधता को है, वहां की बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, पॉलिनेटर्स, ये सब कहाँ जाएंगे? दूसरा ये कि जब आपने प्लेटें लगा दी तो आपको पानी का रिक्वायरमेंट है उसको साफ करने के लिए। वो पानी का सोर्स क्या है आपके पास? सारे के सारे प्लांट तो कैनाल के आसपास नहीं है, पानी तो वही है जो वाटर बॉडीज हैं। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ट्यूबवेल का पानी, वो खारा पानी काम लेता नहीं, प्लेटों में सॉल्ट आ जाती है, तो उनको मीठा पानी, तालाब का और पालर पानी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट हम कहाँ से पूरी करेंगे? हम इसके खिलाफ नहीं है, नंबर वन। आजकल ये हो गया कि अगर कोई इसके सामने इसकी स्टडी को लेके आए तो उसको सरकार विरोधी समझा जाता है। ऐसा नहीं है। आप बिना इसकी एनवायरमेंट ऑडिट किए अगर ये कर रहे हो तो ये आने वाली फ्यूचर के लिए बहुत बर्बाद वाला इशू है। हम अपनी जैव विविधता को खत्म कर देंगे, जिसपे हमारी आजीविका, हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमें अगर, अच्छा दूसरा हम ये सोचे कि हम बिजली पैदा किसके लिए करें? आम जन को ही तो बिजली पहुंचानी है, तो क्यों नहीं हाउस होल्ड सब्सिडी बढ़ा दें? क्यों नहीं घर पे आप बोलो कि आप 10x10 का प्लांट अपने यहाँ पे लगाओ, 10x20 का लगाओ? क्यों नहीं एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को बोलो अपने अपने यहाँ पे सोलर प्लांट लगाइए, अपनी रिक्वायरमेंट अपनी छत पे सोलर प्लांट लगा के पूरी करिए। काय को हमें लाखों पेड़ काटने पड़े? हमने बीकानेर जिले में अकेले में 5 लाख पेड़ काट दिए, जिसमें खेजड़ी, कैर, कुमटिया, रोइडा, जिसकी हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट है और पूरे साल भर हम उनका न्यूट्रिएंट बैंक मानते हैं। आपने कहा प्रकृति ने हमें बहुत संसाधन दिए, कैर, कुमटिया, कैर, सांगरी, आज उसका दोहन हो गया, पूरे पेड़ कट गए और इसके दुष्परिणाम भी आपने बताया कि जो जल स्रोत हैं वो काफी कम हो गए। और जिस तरह से ये कम हुए 14 से लेकर अब तक, तो जिस गति से ये लग रहे हैं ग्रीन एनर्जी के नाम पर सोलर प्लांट, तो और भी जो जल स्रोत है वो भी जो बचे हैं वो भी शायद आने वाले दिनों में आपके हिसाब से नहीं रहेंगे। इसके क्या कर सकती है सरकार, या ग्रीन एनर्जी को किस और डाइवर्ट कर सकती है कि पानी जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो बच जाए और ग्रीन एनर्जी का भी काम होता रहे और जो वाइल्ड जो जानवर हैं उनका भी भरण पोषण होता रहे, प्रकृति से लोग जुड़े रहे? बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आपके पास 1700 किलोमीटर लंबी कैनाल है राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, जो कहीं पे 100 मीटर चौड़ी है, कहीं पे 50 मीटर चौड़ी है, कहीं 25 मीटर चौड़ी है। इस पूरी कैनाल को आप क्यों नहीं कवर कर देते? जितना बड़ी कोई कॉर्पोरेट कंपनी आए, चाहे दुनिया की आए चाहे हिंदुस्तानी, उसको बोलो इसके ऊपर सोलर प्लेटें लगाए। और ऐसा नहीं है कि हम करने वाले ऐसा पहले इंसान होंगे, हमसे पहले गुजरात ये कर चुका है, पंजाब ये कर चुका है, तो क्यों नहीं हम सोलर प्लेटों को इनके ऊपर लगाए? इसके दो फायदे होंगे। एक तो जो वाटर का इवोपरेशन हो रहा है अभी 20 से 25%, वो रुकेगा। और जो सिल्ट आ जाती है, जो मिट्टी हवाओं से उड़ के उसमें आ जाती है, जब सोलर प्लेटें उसके ऊपर लग जाएगी तो वो मिट्टी भी उसमें नहीं जाएगी। तो जो 2-2.5 महीने का लॉकडाउन लगता है, सॉरी, जो नहरबंदी होती है हमारी, उस दौरान हमें पानी की क्राइसिस होती है और हमें टैंकर 1000 से 2000 रुपए, 3000 रुपए में टैंकर डलवाने पड़ते हैं। उस बंदी से भी हमें छुटकारा मिलेगा। अगर सिल्ट नहीं होगा तो जो 1500 करोड़ रुपए हम हर साल उसकी डीसिल्टिंग का खर्च करते हैं वो बचेगा, पानी का इवोपरेशन रुकेगा। और दूसरा, जो प्लेटों को साफ करने के लिए अगर आपको पानी चाहिए तो वहीं का वहीं आप पानी धोएंगे और वो पानी उसमें गिर जाएगा। तो उससे कोई आपका वाटर लॉस भी नहीं होना है और आपका काम सारा वैसा का वैसा चल जाना है। और दूसरा, आप हाउस होल्ड क्यों नहीं प्रमोट करते? आप किसी फार्मर को बोलो अपने खेत में लगाए। फार्मर को पता है कि उसके खेत में बिना पेड़ काटे किस कोने में उसको सोलर प्लांट लगवाना है, 10x20 का या 20x20 फीट का। हाउस होल्ड को दीजिए ना, बीकानेर शहर में, गांव में आप सबको हाउस होल्ड पे अक्षय ऊर्जा के नाम से मैंडेटरी कर दीजिए। आप जिस तरह से पानी के बिल के साथ या बिजली के बिल के साथ सफाई अभियान के या सीवर चार्जेस लेते हैं, इस तरह से सोलर चार्जेस लीजिए और सबको मैंडेटरी करो। घर के, अपने घर पे
तो घरों पे जो लगता है वो बिना पेड़ काटे लगेगा, उससे रेडिएशन का प्रॉब्लम नहीं होगा और उससे आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले पाएंगे। प्लस जो बिजली आप यहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर से नंगे तारों से लेके जाते हैं 440 वोल्ट पे, उस पे कई तरह की थ्रेटन्ड स्पीसीज जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या आपके वल्चर्स हैं, इनकी तादाद कई जगह करंट से खत्म हो रही है। विंड टरबाइन से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूरे जैसलमेर में, बाड़मेर में कट रहा है, हर रोज कट रहा है, 24 घंटे विंड टरबाइन चलते हैं। और खुले तारों से जो आप बिजली लेके जा रहे हो एक राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने तक, एक राज्य से दूसरे राज्य को सप्लाई करने के लिए, उनमें 24 घंटे करंट चलता है और उन करंट में कई जगह पे हाई टेंशन वायर पे थ्रेटन्ड स्पीसीज डेली 24 घंटे, रात को नॉक्टर्नल बर्ड्स मरती हैं, रैप्टर्स मरते हैं, आउल्स मरते हैं, चमगादड़ें उसमें मरती है और दिन में उसमें कई तरह के पशु पक्षी करंट खा के मरते हैं। इससे भी बचा जाएगा। अगर हाउस होल्ड पे सोलर प्लांट लग गए तो आपको अलग से कहीं पे पैदा करने की जरूरत नहीं है, ना नंगे तारों से बिजली लाने की जरूरत है। किसी को चाहिए उसी के घर के ऊपर 10 बाय 20 का लगा दो, सब्सिडी देना है, चार्जेस लेना, आप लीजिए ना, बहुत सिंपल से सोल्यूशन है इसका। लेकिन जहां पे तापमान प्रकृति में पहले से 48 से 50 डिग्री जाता रहा है थार डेजर्ट में, वहां पे आप 55 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा दोगे तो सारे पॉलिनेटर खत्म हो जाएंगे, मधुमक्खियां ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। कितना फर्क पड़ता है तापमान में? जो अभी लगे हैं कह रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है, जैसे आपने मधुमक्खी की बात की, मधुमक्खी और तितली तो लगभग इस एरिया से गायब सी हो गई है। तो हमने पाया कि जहां पे पहले मधुमक्खियां तितलियां हुआ करती थी वहां पे अब वो पॉलिनेटर्स ही नहीं है। किसान को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना पड़ रहा है। जहां पे भी अमरूद के खेत हैं या जहां पे भी अनार की खेती हो रही है, जहां पे खजूर की खेती हो रही है, वो यहाँ के डेट पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट से आर्टिफिशियल पोलन लेके ब्रश से ब्रशिंग कर रहे हैं। अगर इस तरह से हम पॉलिनेशन कराएंगे तो खेत में कैसे बाजरे का पॉलिनेशन एक एक सिट्टे पे जाके करेंगे? किस तरह से हम मूंग मोट चना यहाँ पे ले पाएंगे? तो आने वाले टाइम के लिए हम बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने छोटे छोटे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन घटा दी और जिस तरह से सोलर प्लांट जहां पे भी लगा है, चूंकि वो छोटे छोटे रोडेंट को भी नहीं चाहते कि उनके प्लांट पे आए, वो उनके तार कुतर लेते हैं, तो छोटा चूहा भी उनको नहीं चाहिए, पोर्कुपाइन भी नहीं चाहिए, नेवला भी नहीं चाहिए, सांप भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको वहां पे, न कोई हाउस स्पैरो का नेस्ट चाहिए, न कोई मधुमक्खी चाहिए। तो इस तरह से हम जैव विविधता का समूल मिटा के अगर इस एनर्जी को ग्रीन एनर्जी का टाइटल दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रकृति का जो जीवन चक्र है उसके बारे में बताया कि अगर नेवला नहीं होगा, सांप नहीं होगा, मधुमक्खी नहीं होगी तो पूरी तरह से मानव को भी प्रभावित करेंगे। आप एक पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष हैं, आपसे काफी लोग बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, इसको लेकर के सरकार इस तरह का बड़ा कोई कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ऐसी कोई बात उठी हो या आपने कुछ सरकार को सुझाव दिए हो या उस पर कोई काम चल रहा हो वर्तमान में? हमने लगातार सरकार को इस बारे में दिया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैं राजस्थान जो एनर्जी कंसोर्टियम, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंसोर्टियम, वहाँ पे जाके हर साल हम उनको बताते हैं और जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम वो सारे डाटा उनको भेजते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं पूरे हाउस को, पूरे एक्सपर्ट्स को, पूरे वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स को, सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी उसमें होते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मंत्री उसमें तक होते हैं कि भाई ये अभी वर्तमान स्थिति चल रही है। और शायद पिछले 7-8 सालों में जो हमारे प्रयास हैं उनका एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट हम खाली रिसर्च करके आपसे साझा कर सकते हैं। वी आर नॉट पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स को ये देखना होगा। अब लोगों में जागरूकता आ गई तो आप देख रहे होंगे जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में कई जगह खेजड़ियों के कटाव पे लोगों की एजिटेशन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो लोगों में अवेयरनेस आएगी तो डेफिनेटली जो नीति निर्धारक है वो भी इसी ओर ध्यान देंगे। हमें देखना है इसको थोड़ा सा, मैंने क्योंकि ये भी नया नया सोर्स आया, हमें इसको इकोनॉमी वर्सेज इकोलॉजी पे नहीं ले जाना है, हमको इसको इकोलॉजी वर्सेज सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन इस पे ले जाना है। लोगों के जीवन यापन से जुड़ा हुआ इश्यू है, एनर्जी तो पैदा करनी है, इसके कई अल्टरनेट सोर्सेज, आप घरों पे लगा दीजिए, आप कैनाल पे लगा दीजिए, बहुत सिंपल से तरीके हैं। लेकिन किस कीमत पे आज हम पेड़ काट के, राज्य वृक्ष है वो हमारा खेजड़ी, हम उस मरुभूमि के हैं कि जहां पे 363 लोग गए ने आज से 250 साल पहले खेजड़ी के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी थी। जोधपुर के पास खेजड़ी एक जगह है, आज उसी पेड़ को हम काटे जा रहे हैं। तो हमें अपनी नीतियों में, अपनी कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो शोध हम कर रहे हैं उसको वृहद स्तर पे करना जरूरी है और हमें इसके अल्टरनेट सोर्सेज पे आज नहीं तो कल काम करना ही पड़ेगा। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि जो ग्रीन एनर्जी के नाम पर सोलर पश्चिमी राजस्थान लग रहा है उसके कितने दुष्परिणाम है जो भविष्य में आएंगे। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो आने वाली पीढ़ी है शायद अगर अभी नहीं संभले तो हमें माफ भी नहीं करेगी, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे जो खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, कैर, सांगरी, कुमटा, काचरी, ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो साथ ही जो पानी के जल स्रोत है प्राकृतिक, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा इसका रिसर्च करके जो ईयरली इनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्होंने डाटा पेश भी किया, लेकिन इनका काम डाटा पेश करना है, कोई नीति निर्धारण करना नहीं है।
अब देखना यह है कि सरकार जिस ग्रीन एनर्जी के नाम पर राइजिंग राजस्थान के तहत करोड़ों का एमओयू किया था, अब इस पे क्या गौर करेगी, क्योंकि धीरे धीरे अब लोग जागने भी लगे हैं और इसका विरोध भी करने लगे हैं। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।